नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, लाइफ की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है। लाइफ की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तू नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज बच्चों हम है ना, जैसे दिल्ली पुलिस का अभी एग्जाम है, जैसे सारे सन से दूर हो गए हैं उसके लिए ना, और ग्राम सचिव के एग्जाम के लिए जो हरियाणा का होना है, दिल्ली पुलिस उसमें इंडिया जीके आती है, उसके लिए बच्चों ये है ना मैं क्लास लेकर आ रहा हूं। और एक ही क्लास में ना बच्चों हम है ना कम से कम 10 टॉपिक कवर करेंगे। तो आप है ना शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहोगे ना। और बच्चों वैसे है ना, आप दुरीना पर जो कोर्स है ना मैंने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें ना डिटेल चाहिए तो उसमें जाके देख सकते हो, या जीके बाय प्रदीप सर की प्लेलिस्ट है एंशिएंट और मिडवल की, उसमें देख लेना। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं जाएगा। यहाँ क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक जुड़े रहना बच्चों। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में और ग्राम सचिव के एग्जाम में 101% यहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन आता है, संगम काल में रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र बताइए। तो बच्चों जो संगम काल होता था ना, उसमें रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र होता था अरिका मेडू होता था। और अरिका मेडू है ना बच्चों, ये कहां पर है? पांडेचेरी में। जब इसकी खुदाई की गई ना, तो इसमें रोमन साम्राज्य से संबंधित है ना कुछ चीजें मिली थी। तो संगम काल में रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा होता था बच्चों? अरिका मेडू होता था। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? बच्चों हमने ना ये संगम, चेर, चोल, पांडे ये सारे करवा रखे हैं प्लेलिस्ट में, आप है चेक कर लेना और उसके बाद ये वीडियो देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो गंगा को उत्तर से दक्षिण तक ले जाने वाला राजा कौन होता था? तो गंगा को बच्चों उत्तर से लेकर दक्षिण तक ले जाने वाला राजा कौन होता था? ये क्वेश्चन आ गया। ये राजा होता था बच्चों राजेंद्र चोल होता था, बड़ा ही प्रतापी राजा होता था। तो ये गंगा को कहां से कहां तक ले गया? उत्तर से लेकर गंगा को कहां तक ले गया था बच्चों? गंगा को उत्तर से दक्षिण तक ले जाने वाला राजा कौन होता था? तो राजेंद्र चोल होता था। और इस वंश का क्या होता था? बड़ा ही प्रतापी राजा होता था। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ये कहना चाहता है बच्चों, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? ये देखो कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। तो बच्चों चोल राजा जो राजेंद्र था ना, उसने गंगे कोड की उपाधि धारण की थी, पंडित चोल की उपाधि धारण की थी, मुंडी कोंडा की उपाधि धारण की थी, त्याग समुद्र की उपाधि धारण नहीं की थी। और ये विक्रम चोल जो राजा था ना, विक्रम चोल, उसने ना त्याग समुद्र की उपाधि धारण की थी। तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोड, पंडित चोल और मुंडी कोंडा की उपाधि धारण की थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित होते थे? बच्चों अधिकांश चोलकालीन मंदिर है ना भगवान शिव को समर्पित होते थे। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था बच्चों, जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है ना, ये राजराज प्रथम ने बनवाया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है ना, जो भगवान शिव को समर्पित था, राज प्रथम ने बनवाया था। तो बच्चों तंजौर वाला क्वेश्चन भी आता है। तो इसके सारे के सारे मंदिर है ना किसको समर्पित होते थे? तो अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित होते थे? तो भगवान शिव को समर्पित होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, चोल अभिलेखों में, इंपॉर्टेंट है, चोल अभिलेखों में ये कहना चाहता है बच्चों, चोल अभिलेखों में भूमि को ये बताता हूं क्या कहना चाहता है। ठीक है, चोल अभिलेखों में निम्नलिखित भूमि के विभिन्न कोटियों के ये पूछना चाहता है बच्चों। एक बार मार्कर, आज थोड़ा बोर्ड की सेटिंग सही नहीं बैठ रही। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खालिस्तान को जैन संस्थानों को दान में दी गई है। तो बच्चों ये भूमि है ना पलीचंदम भूमि है ना, ये क्या की गई है बच्चों? जैन संस्थानों को दान में दी गई है। अगर मैं बात करूं ना बच्चों, जो स्थानीय स्वशासन की बात करूं, स्थानीय
स्थानीय स्वशासन सबसे पहले किस में आया था? चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन देखा गया था। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है, क्योंकि रिपन ने 1882 में बच्चों किस बोर्ड की स्थापना की थी? ग्राम बोर्ड की स्थापना किसने की थी? रिपन ने की थी। तो चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खालिस्तान को जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि कहा जाता है, तो पलिचंदम भूमि कहा जाता है। ये क्वेश्चन बच्चों एक और एग्जाम में भी आया हुआ था, ये बच्चों सीडीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी एग्जाम में, क्या बन सकता है? चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? जो चोल वंश है ना बच्चों, ये भारत के किस भाग में अधिकतर शासन किया करते थे? तो चोल वंश वाले बच्चों भारत के दक्षिण भाग में शासन किया करते थे। भारत के दक्षिण भाग में कौन शासन किया करते थे? चोल वंश के अधिकतर शासन है ना किस में शासन किया करते थे? दक्षिण भाग में शासन किया करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आता है, वह कौन सा राजा था? वह निम्नलिखित में किस चोल राजा ने लंका को सीएल कहा जाता था? ये क्वेश्चन भी बच्चा बताता हूं, एक एग्जाम में यही क्वेश्चन आता था, लंका को सीएल किस में कहा जाता था? ये क्वेश्चन आया था बच्चों सीपीओ में आया था। तो बच्चों ये क्वेश्चन सीपीओ में आया था, लंका को क्या कहा जाता था? सीएल कहा जाता था। तो निम्नलिखित में किस चोल राजा ने लंका सीएल को पहले जीता था? तो ये राजराज प्रथम ने जीता था। राजराज प्रथम ने किसको जीता था बच्चों? लंका सीएल को जीता था। भारत का जैसे आप नक्शा देखोगे ना, तो यहाँ पर श्रीलंका का नक्शा मिलेगा, तो इसको सबसे पहले राजराज प्रथम ने जीता था। ये क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, किस चोल शासक ने श्रीलंका को उत्तरी भाग में जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था? ये तो अभी हमने पढ़ा था ना, किस शासक ने? राजराज ने। किसने जीता था? राजराज प्रथम ने जीता था। ये क्वेश्चन एक और एग्जाम का बच्चों ये हिस्सा बना था। ये है ना बच्चों, ये सीएचएसएल में क्वेश्चन आया हुआ था, यही क्वेश्चन था, किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया? तो ये भी राजराज प्रथम रह जाएगा। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट तक जुड़े रहिए, आज कई टॉपिक हम कवर करेंगे बच्चों। कि उत्तर में सरूर शिलालेख, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। कौन सा शिलालेख पूछना चाहता है? उत्तर में सरूर शिलालेख में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो बच्चों चोल प्रशासन से संबंधित हमें जानकारी मिलती है। या ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, चोल प्रशासन ने किसको जन्म दिया था? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस साम्राज्य में हुई थी? चोल साम्राज्य में हुई थी। सातवाहन शासकों ने बच्चों शीशे के सिक्के चलाए थे, शीशे के सिक्के चलाए थे। चालुक्य वंश का राजा पुलकेशियन द्वितीय होता था, जिसने 634-35 में महाराजा हर्षवर्धन को हराया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बच्चों बन जाते हैं। आगामी एग्जाम में किस चोल शासक ने नई राजधानी, बच्चों ये कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? बच्चों एक और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूँ, ये सीडीएस का एग्जाम था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो बच्चों ये किस चोल राजा ने नई राजधानी गंगईकोंड चोलमपुरम का निर्माण कराया? तो ये किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? श्रीलंका को किसने जीता था? राजराज प्रथम ने जीता था। और राजेंद्र प्रथम ने नई राजधानी किसे बनाया था? गंगईकोंडा चोलपुरम को क्या बनाया था? अपनी नई राजधानी बनाया था। तो ये दोनों ही प्रतापी राजा होते थे। ये पूछा जाता है चोल राजाओं का शासन कहां पर होता था? तो बच्चों चोल राजाओं का शासन है ना, वो तमिलनाडु पर होता था। कहां पर होता था? तमिलनाडु के हिस्से पर ना चोल राजाओं का क्या होता था? शासन होता था। तो ये पेपर में आगामी एग्जाम में भी बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी होती थी? तो बच्चों सबसे पहले ना प्राचीन चोल साम्राज्य होता था ना, उसकी राजधानी उरेयूर होती थी। लेकिन ना बाद में एक राजा था जिसने राजधानी है ना किसको स्थानांतरित किया था? कावेरीपट्टम को। ये बताता हूं किस एग्जाम का क्वेश्चन था। ये बच्चों पूछा गया था एक बार, सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। प्राचीन साम्राज्य तो यही उदयपुर होता था, लेकिन करिकाल है ना, करिकाल बहुत शक्तिशाली राजा था बच्चों। एक राजा होता था करिकाल, सबसे शक्तिशाली राजा था,
करिकाल ने राजधानी कहां पर स्थानांतरित की थी? कावेरी पट्टिनम को स्थानांतरित की थी। लेकिन प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी आएगा उरेयूर होती थी। करिकाल और कैसे क्या हो जाएगा? कावेरी पट्टम। अब आप कहोगे सर इतने मुश्किल क्वेश्चन है। बच्चों एंशिएंट इंडिया की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, दुरीना पे कोर्स में भी है और जीके भाई प्रदीप सर में पहले वो आप वीडियो देखो, बाद में ये क्वेश्चन हल करना 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हुए आपको मिल जाएंगे और पूरी उम्मीद है बच्चों दिल्ली पुलिस के और ग्राम सचिव में बहुत हेल्प होगी। बच्चों आगे आता है राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी होती थी? सबसे पहले तो आता है बच्चों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन होता था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक बच्चों दंती दुर्ग होता था। कौन होता था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन होता था? दंती दुर्ग होता था। तो इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी होती थी? तो इनकी प्रारंभिक राजधानी बच्चों एलोरा होती थी। कौन सी होती थी? एलोरा इनकी प्राचीन क्या होती थी? प्रारंभिक राजधानी है ना, कौन सी होती थी? एलोरा होती थी। ये क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम का हिस्सा रहता है। इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी होती थी? एलोरा। एक एग्जाम का और हिस्सा था ये क्वेश्चन, ये मैं बताता हूं कि इसमें पूछा गया था दंती दुर्ग। हाँ, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? ये पेपर में आया था, दंती दुर्ग ने की थी। और बाद में ना मान्य खेत भी इनकी, कालांतर में मान्य खेत भी इनकी क्या हो गई थी? राष्ट्रकूटों की राजधानी। लेकिन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछा जाता है कौन होता था? दंती दुर्ग होता था। आगे आता है बच्चों एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये कृष्ण प्रथम ने करवाया। एलोरा में कौन सा मंदिर है? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है एलोरा में कैलाशनाथ, जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वो राजराज ने बनवाया था, यहाँ कृष्ण प्रथम ने इसका क्या करवाया था बच्चों? निर्माण करवाया था। आगे आता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बच्चों इंपॉर्टेंट है एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का मौर्य सम्राट अशोक नहीं, समुद्रगुप्त नहीं, चालुक्य राजा, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। ये क्वेश्चन है महाराष्ट्र में एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण ये कृष्ण प्रथम ने करवाया। यह मंदिर बेसर शैली से निर्मित है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यह मंदिर किस शैली से निर्मित रहेगा? बेसर शैली से निर्मित रहेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी है ना बच्चों, वो मंदिर की, इसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। कैलाशनाथ मंदिर का, ये कैलाशनाथ मंदिर की शैली पूछे तो कौन सी हो जाएगी? बेसर शैली हो जाएगी। ठीक है, आगे आता है एलोरा में गुफाएं और शैलीकृत मंदिर किसके हैं? तो बच्चों अजंता में जो गुफाएं और शैलीकृत मंदिर है ना, वो हिंदू धर्म के भी है, बौद्ध के भी है और जैन की। तो एलोरा और अजंता की गुफाएं है ना, इनमें बच्चों हमें हिंदू धर्म का भी वर्णन मिलता है, बौद्ध धर्म का भी वर्णन मिलता है और जैन धर्म का। तो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है ना, इसमें हमें किसका वर्णन मिलता है? हिंदू धर्म का वर्णन मिलता है, बौद्ध धर्म का वर्णन मिलता है और हमें जैन धर्म का भी वर्णन मिलता है। यानी तीनों धर्मों से ये क्या हो जाएगा? संबंधित हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? ये बच्चों एक एग्जाम में और क्वेश्चन आया हुआ था। ये उठाना किसका कॉलम, ठीक है, कह देना सर क्लास में है। ठीक है, ये सीपीओ में आया था। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? तो इन्होंने बच्चों कवि राजमार्ग पुस्तक लिखी थी। तो ये याद कर लेना, ये किसने लिखी थी? कवि राजमार्ग। ये निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा, ये बहुत बार पूछा जाता है, राष्ट्रकूट का वंश का संस्थापक आए तो दंती दुर्ग हो जाएगा और इनकी बच्चों स्टार्टिंग राजधानी पूछे तो एलोरा हो जाएगी और कालांतर में इन्होंने मान्य खेत को भी राजधानी बनाया। तो इस अमोघ, यहाँ पूछ लेगा अमोघ वर्ष किस वंश का राजा था? तो राष्ट्रकूट का। और कौन सी रचना लिखी थी? कवि राजमार्ग उन्होंने रचना लिखी थी। आगे आता है बच्चों महाबलीपुरम। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत से एग्जामों का हिस्सा रहा है। ये क्वेश्चन एक बार और एग्जाम में भी बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था और ये डायरेक्ट है ना, मैं बताता हूं बच्चों, दिल्ली पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, ग्राम सचिव, क्योंकि एसएससी वाले क्वेश्चन ही घूम के आते हैं। ये
क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। महाबलीपुरम के शपथ पेगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो ये पल्लवों के रहेंगे। किसके रहेंगे बच्चों? चोलों को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो महाबलीपुरम के शपथ पेगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी रहेंगे? तो ये पल्लव इज द क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लवों के रहेंगे। किसके रहेंगे बच्चों? ये पल्लवों के रहेंगे। निम्नलिखित में ये पूछा जाता है बच्चों, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो बच्चों ये राष्ट्रकूटों का चिरस्थायी योगदान रहेगा कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर। तो ये कन्नड़ काव्य के 3 कवि याद कर लेना, पै से पप्पा, पै से पोन्ना और राणा। ये ना क्या रहेंगे बच्चों? किसका योगदान था? राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था और कैलाश मंदिर भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत से एग्जामों में बना हुआ क्वेश्चन है, तो ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। आगे बच्चों क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है कि एलोरा में ठोस सेल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश, अभी तो कैलाश मंदिर की बात चली है, एलोरा में ठोस सेल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में किसके संरक्षण में किया गया? तो ये राष्ट्रकूटों के संरक्षण में किया गया। राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन होता था? दंती दुर्ग होता था, ठीक है। और इनकी स्टार्टिंग राजधानी कौन सी होती थी? एलोरा। चोलों को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, ठीक है। आगे आता है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े में है? यानी ये पूछना चाहता है किसकी राजधानी गलत है? मौर्यों की पाटलिपुत्र सही है, पांड्य की मदुराई, काकताई की वार्तालाग। तो पल्लव की गलत रहेगी, पल्लव की राजधानी इसमें दे रखी है बेलोर, जो नहीं है कांची रहेगी। 21 में एक बार ना ये क्वेश्चन और बताता हूं किस एग्जाम में आया था, ये सीपीओ में भी ये एग्जाम में आया था। तो पल्लव वंश की राजधानी कौन सी रहेगी? कांची रहेगी। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी रहेगी? कांची रहेगी। बाकी है ना पांड्य की मदुराई, काकतीय की वारागल और मौर्य की पाटलिपुत्र। तो पल्लव की कौन सी रहेगी? कांची रहेगी। ये एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आया हुआ था, ये सीपीओ के और सीडीएस के एग्जाम का भी ये क्वेश्चन बना था, आगामी एग्जाम में आ सकता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्य के बीच में लंबा संघर्ष शुरू हो गया? क्योंकि बच्चों पल्लवों और ये जो आपका चालुक्यों के बीच में लंबा संघर्ष शुरू हुआ था महेंद्र वर्मन प्रथम के समय। ये बच्चों थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, एंशिएंट इंडिया मुश्किल है, बिल्कुल प्लेलिस्ट में डिटेल से करवा रखा है, पहले वो वीडियो देखोगे तो फायदा होगा। अगर वीडियो देखने का इतना टाइम नहीं है तो फिर आप रट्टा लगा सकते हो। तो किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच में लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय इन दोनों में क्या हो गया था? लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। यह क्वेश्चन आता है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? आपको अभी बच्चों महाबलीपुरम मंदिर के बारे में 3 जगह ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। ये एक एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा गया था, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? तो ये महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण बच्चों पल्लव शासक द्वारा करवाया गया। रथ मंदिर है ना, ये कहते हैं एकासम पत्थर से निर्मित थे, पल्लव शासकों ने करवाया था। एकासम पत्थर, एकासम पत्थर द्वारा निर्मित थे ये मंदिर है ना। जैसे मैंने एक बेसर शैली का उदाहरण बताया था ना, तो ये किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण हुआ? ये रथ वाले मंदिर भी कहे जाते हैं। तो पल्लव राजवंश के दौरान इनका क्या हुआ था बच्चों? निर्माण हुआ था, ठीक है। आगे आता है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण आ गया ना, किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो पहले तो पूछ रहा है कि किसके दौरान हुआ था? पल्लवों के दौरान हुआ था। और ये सीपीओ के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ये किसके टाइम में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था बच्चों? नरसिंह वर्मन प्रथम। पहले तो पूछेगा महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस के शासनकाल में हुआ? पल्लव। और पल्लव राजा का नाम पूछ लेना तो कौन सा हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। आगे आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुलकेशियन द्वितीय किस महानतम शासक था? तो पुलकेशियन द्वितीय है ना, इसने बच्चों 634-35 ईस्वी में ना, 634-35 ईस्वी में इसने ना महाराजा हर्षवर्धन को हराया था। महाराजा हर्ष
वर्धन को इसने हरा दिया था। और ये किस वंश का राजा था? चालुक्य वंश का राजा था। तो चालुक्य यहाँ कल्याणी के भी है, तमिलनाडु के चोल, कांची के पल्लव, ये तो दोनों गलत हो गए। तो ये बातापी के चालुक्य वंश का राजा था। ये किसका राजा था? बातापी के चालुक्य वंश का क्या होता था? राजा था। और इसी के टाइम में ना बच्चों ह्वेन-त्सांग ने यहाँ की यात्रा की थी। ह्वेन-त्सांग महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में भी आया था। और ह्वेन-त्सांग ने देखा अगर कोई चालुक्य नरेश है ना इसको हरा रहा है तो उसमें कुछ तो ताकत होगी। तो ये बच्चों बातापी के चालुक्य यानी इसके दरबार में गया था और कहा था इसका दरबार है ना हीरे जैसा। इसके दरबार को किस जैसा बताया था? ह्वेन-त्सांग ने हीरे जैसा इसका दरबार बताया था। तो ये क्वेश्चन भी आगामी एग्जाम में आ सकता है। ह्वेन-त्सांग महाराजा हर्षवर्धन के बाद किसके शासन काल में गया था? तो मतलब महाराजा हर्षवर्धन है ना, ये थोड़ा सा दोबारा बताता हूं बच्चों। महाराजा हर्षवर्धन है ना, वो बड़ा ही क्या होता था? शक्तिशाली राजा होता था। और उसको किसने हरा दिया था? पुलकेशियन द्वितीय ने हरा दिया था। और पुलकेशियन द्वितीय को भी एक राजा ने हराया था और उसके दरबार में ह्वेन-त्सांग गया था। तो ह्वेन-त्सांग बच्चों इसके मतलब चालुक्य नरेश के दरबार में ना जाकर ना, जिस राजा को ह्वेन-त्सांग उसके दरबार में गया था, जिस राजा को देखो, इस राजा ने चालुक्य वंश के राजा पुलकेशियन द्वितीय है ना, इसने हर्षवर्धन को हराया और इसको भी हराया था ना। तो ह्वेन-त्सांग उस राजा के दरबार में गया था। और वो राजा कौन सा था? एक बार कमेंट करके आप बताना, ठीक है। निम्न में कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है? जो चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित रहेगा ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख रवि कीर्त, ये रवि वर्मा कीर्त रहेगा। निम्न में कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख से ही पता चलता है बच्चों महाराजा हर्षवर्धन को किसने हराया था? महाराजा हर्षवर्धन को ना पुलकेशियन द्वितीय ने हराया था। किसने हराया था? पुलकेशियन द्वितीय ने महाराजा हर्षवर्धन को हराया था। ये कौन सा अभिलेख बताता है बच्चों? हमें ऐहोल अभिलेख है। इसके बारे में हमें क्या देता है? जानकारी देता है। ये आ गया ना। रवि कीर्ति जो एक जैन था, उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। और वह किसका संरक्षण था? तो बच्चों वह पुलकेशियन द्वितीय का क्या था? संरक्षण था। ये बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये किसका था? पुलकेशियन द्वितीय का क्या होता था? समर्थक होता था। या वो पुलकेशियन द्वितीय ने इसको क्या दी थी बच्चों? शरण दी हुई थी। आगे भी क्वेश्चन है ना, पुलकेशियन द्वितीय वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। ये पूछ रहा है पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पश्चिमी चालुक्य वंश का भी प्रसिद्ध शासक है ना आपका कौन हो जाएगा? पुलकेशियन द्वितीय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसने ना महाराजा हर्षवर्धन को हराया था। ये एक एग्जाम में और भी पूछा गया था। ये बच्चों सीपीओ और सीडीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वंश से आगे आता है कि दिलवाड़ा का मंदिर है ना, ये भी एग्जाम में आया था। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित रहेगा? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहां पर रहेगा? राजस्थान में रहेगा। कहां पर रहेगा बच्चों? दिलवाड़ा मंदिर। श्रृंगनापुर जो शनिदेव का मंदिर कहां पर है? श्री शनि श्रृंगनापुर, श्री शनि श्रृंगनापुर मंदिर महाराष्ट्र में, ठीक है, सुना होगा आपने। तो ये मंदिरों से भी रिलेटेड बच्चों मैंने वीडियो डाल रखी है आपके कोर्स में, आप देख लेना। आगे आता है द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप उल्लेख किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये है ना एक बार बच्चों हरियाणा पुलिस के एक एग्जाम में आया था। और किस एग्जाम में आया था? ये सीएचएसएल के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि ये द्वितीय पांड्य साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसने किया था? ये बच्चों थलबई पुरम तांबे की प्लेटों में रहेगा। ये द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किस में किया गया था? ये थलबई पुरम तांबे की प्लेटों में इसका वर्णन किया गया था। देखने में ये चीजें मुश्किल लग रही है लेकिन प्लेलिस्ट देख लेना, बाद में सारी समझ आ जाएगी बच्चों। आगे आता है ये प्रसिद्ध पुस्तक है बच्चों जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में का हिस्सा रहेगी। क्वेश्चन पूछ रहा है पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो बच्चों ये कल्लण ने रासत्रयणी लिखी थी। पृथ्वीराज चौहान की इसका दरबारी कवि था जो चंद्रप्रदायी, उसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। तो सोमदेव इसका क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसने लिखी थी? सोमदेव ने ये पुस्तक लिखी थी। बहुत बार ये एग्जाम का क्वेश्चन आता है। तो ये किसने लिखी थी? सोमदेव ने लिखी थी, ठीक है। आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों विक्रम
विक्रम देव चरित के लेखक कौन थे? तो विक्रम देव चरित किसने लिखी थी? ये बिल्लन जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी बच्चों? बिल्लन जी ने लिखी थी। पंपा, पन्ना, रन्ना ये क्या थे? 3 कवि होते थे, फेमस कवि होते थे। तो बच्चों ये है ना, हमने एक ही वीडियो में चेर, चोल, पांड्यों से रिलेटेड, राष्ट्रकूटों से संबंधित पढ़ लिए हैं। आज का हमारा वीडियो बच्चों हम क्या करेंगे, ज्यादा लंबा करेंगे, क्योंकि क्या करना है आज हमें ना, कई टॉपिक है कवर अप करने हैं। तो आज का जो वीडियो है ना हमारा, ऑलरेडी हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं, एक पीडीएफ और ओपन करता हूं जिसमें ना हम दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ना एग्जाम के हिसाब से ना किन किन एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए डाले हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। आगे आता है बच्चों, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी। बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था? महाराजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। महाराजा हर्षवर्धन ने कौन सी रचना की थी? तो इसने ना, महाराजा हर्षवर्धन ने की 3 रचनाएं लिखी थी। नागानंद लिखी थी, नागानंद लिखी थी, रत्नावली लिखी थी, और प्रियदर्शिका, ये तीनों रचना किसने लिखी थी? महाराजा हर्षवर्धन ने। बाण भट्ट की कादम्बरी भी पूछी जाती है, कादम्बरी की रचना भी किसने लिखी थी? तो ये भी बाण भट्ट ने कादम्बरी भी क्या की थी? रचना की थी। आगे आता है एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी, देखा गया ना कादम्बरी। तो कादम्बरी के लेखक भी कौन होते थे? बाण भट्ट होते थे। और ये याद कर लेना, ये महान रोमानी नाटक होता था। कादम्बरी है ना, इसके लेखक तो बाण भट्ट होते थे, और ये कौन सा नाटक होता था? महान रोमानी नाटक होता था, ये याद कर लेना। महाराजा हर्षवर्धन लेखक 3 याद कर लेना, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका हो जाएगी। बिंदुसार सम्राट अशोक का पिता था। भास्कर वर्धन ये अलग हो जाएगा इनसे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? ठीक है, सही मेल नहीं खाता है, ये देख लेना बच्चों, सही मेल नहीं खाता। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अकबर, टोडरमल, ठीक है, हर्षवर्धन, हवेन स्वांग, तो विक्रमादित्य, चैतन्य मेल नहीं खाता। तो ऐसे क्वेश्चन तो बच्चों 3 जोड़े आपको पता है, तो चौथा तो आप वैसे ही ठीक कर सकते हो। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है ना कई एग्जामों में बच्चों मैंने देखा हुआ है, मैं बताता हूँ और किस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये बच्चों सीपीओ में भी आया था, सीडीएस में भी क्वेश्चन आया था कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू, पीछे पढ़ा था ना माउंट आबू मंदिर कहाँ पर? दिलवाड़ा वाला भी राजस्थान में है और माउंट आबू वाला भी कहाँ पर रहेगा? राजस्थान में रहेगा। तो ये पूछना चाहता है 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ये तेजपाल ने बनवाया था। तेज होगा तो वही तो क्या करेगा? राज करेगा ना। तो राजस्थान में माउंट आबू, तेज होगा तो वही तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेगा। तो तेजपाल इज द क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है खजुराहो, एक तो आता है बच्चों खजुराहो के मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर है ना, ये चंदेल शासकों ने बनवाए थे। तो ये आता है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया? तो चंदेल राजपूतों ने खजुराहो के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। और सिंध या होलकर रियासतों ने ना 1857 की क्रांति में किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। ये पूछा जाता है 1857 की क्रांति में किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो इन सिंध या होलकर जैसी रियासतों ने। आगे आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर में पूछा गया है, एक और एग्जाम में, ये बच्चों हरियाणा के भी एक एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्मों से संबंधित है? केवल हिंदू है, केवल जैन है, हिंदू तथा जैन दोनों है, ना ही हिंदू ना ही जैन है। तो बच्चों हिंदू और जैन दोनों है। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर ये किसने बनाए थे? चंदेल शासकों ने या चंदेल राजपूतों ने इनका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन बच्चों सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिर किसने बनाए थे? तो खजुराहो के मंदिर है ना, ये चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किन शासकों ने बच्चों? चंदेल शासकों ने। और ये खजुराहो समूह के स्मारक किस धर्म से है? जैन से भी है और हिंदू धर्म, दोनों से ये क्या रखते हैं बच्चों? संबंध रखते हैं।
तो आगे आता है बच्चों, निम्न में किस प्रतिहार राजा ने परमाण की उपाधि ली थी? एक प्रतिहार राजा आपने सुना होगा, राजा मिहिर भोज होता था। और राजा मिहिर भोज के समय ना हरियाणा में पेहवा में किसका व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था। ये पेपर में हरियाणा जीके ने क्वेश्चन पूछा था कि राजा मिहिर भोज के समय पेहवा में कौन किसका व्यापार होता था? घोड़ों का। तो मिहिर भोज ने ही किसकी उपाधि ली थी बच्चों? परमाण की उपाधि ली थी। निम्न में किस प्रतिहार राजा ने परमाण की उपाधि ली थी? मिहिर भोज ने ली थी। और इसके टाइम में हरियाणा के पेहवा में किसका व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था 9वीं शताब्दी में। तो ये याद कर लेना बच्चों। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो प्रतिहार राजा था। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार राजा कौन होता था? मिहिर भोज। तो ये किस से राजपूतों के प्रतिहार राजा होता था? मिहिर भोज। और इसके टाइम में पेहवा में किसका व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था। आगे आता है बच्चों, प्रतिहार वंश का महानतम राजा भी इसे माना जाता है। ये क्वेश्चन में बच्चों हरियाणा जीके में भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये भोज, मिहिर भोज को ही ना इस वंश का क्या माना जाता है? प्रतापी राजा माना जाता है, भोजराज या मिहिर भोज को। और दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का ना संस्थापक किसे माना जाता है? दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूटों की ना बाद में राजधानी मान्यखेड़ थी, स्टार्टिंग में कौन सी थी? एलोरा। आगे आता है, हवेन स्वांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हवेन स्वांग है ना, मैं बता देता हूँ। हवेन स्वांग 629 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हवेन स्वांग 634 में हरियाणा आया। और 644 तक हवेन स्वांग कहाँ रहा था? हरियाणा में रहा था। तो हवेन स्वांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान हवेन स्वांग कहाँ आया था? तो हवेन स्वांग कहाँ आया था बच्चों? भारत आया था। ये क्वेश्चन एक आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? महाराजा हर्षवर्धन के। और इसे हवेन स्वांग को क्या कहा जाता है बच्चों? यात्रियों का क्या कहा जाता है? राजकुमार कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हवेन स्वांग को किसका राजकुमार कहा जाता है बच्चों? यात्रियों का। हवेन स्वांग को यात्रियों का क्या कहा जाता था? राजकुमार। किसको कहा जाता था? हवेन स्वांग को यात्रियों का क्या कहा जाता था? राजकुमार भी कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि हवेन स्वांग को किसका राजकुमार कहा जाता था? यात्रियों का क्या कहा जाता था? राजकुमार भी कहा जाता था। ये पीडीएफ बच्चों क्या हो गया, मैं देख लेता हूँ, दोबारा ओपन करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो हवेन स्वांग को किसका राजकुमार कहा जाता था बच्चों? यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता था? ये तो पिछली पीडीएफ खुल गई ना बच्चों। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? हवेन स्वांग को कहा जाता था। पुस्तक भी पूछ सकता है, हवेन स्वांग की कौन सी पुस्तक होती थी? हर्षचरित्र किसकी पुस्तक होती थी? हवेन स्वांग की पुस्तक का नाम भी आ सकता है। किसकी पुस्तक होती थी? हवेन स्वांग। ये बच्चों सीयू की हवेन स्वांग की क्या होती थी? पुस्तक होती थी। ठीक है, लगता है बच्चों इसमें कोई दिक्कत आ रही है, पीडीएफ में दोबारा ओपन करनी पड़ेगी। और मैं आपसे माफी चाहता हूं बच्चों, ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, ये तो हमने टॉपिक पढ़ ही लिया है ना बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, टेक्निकल चीजें हैं, हो जाती हैं। ठीक है, हमें करना, एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से है? प्रतिहार से संबंधित है। प्रतिहार वंश का सबसे महानतम राजा कौन था? मिहिर भोज था। हवेन स्वांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया। आगे आता है बच्चों, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो दरबार में कौन आया था हर्षवर्धन के? हवेन स्वांग आया था। फायान बच्चों चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त के टाइम में तीन जो फायान यात्री आया था, है दोनों कौन से यात्री? चीनी यात्री। किसके शासनकाल के दौरान हवेन स्वांग आया? तो महाराजा हर्षवर्धन के दौरान। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे नाम दिया जाता है? हवेन स्वांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स या यात्रियों का क्या कहा जाता है? राजकुमार कहा जाता है हवेन स्वांग को। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? आपको बताया था बच्चों 634-35 में ना महाराजा हर्षवर्धन को ना पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे क्या किया था? पराजित किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन होता था? तो पुलकेशियन द्वितीय था। इसी ने महाराजा हर्षवर्धन को क्या किया था? पराजित किया था।
हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी होती थी? हर्षवर्धन की ना प्रारंभिक राजधानी बच्चों थानेसर कुरुक्षेत्र होती थी, और उसने दूसरी राजधानी किसको बनाया था? कन्नौज को। ये तो हरियाणा जीके ने भी क्वेश्चन पूछा था। तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी होती थी? थानेसर। बाद में किसको बना लिया था? कन्नौज को उसने अपनी क्या बना लिया था? राजधानी बना लिया था। अपनी बहन राजश्री के कहने पर कन्नौज को बना लिया था। आगे आता है बच्चों, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो बच्चों ये नागानंद की रचना ना महाराजा हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, मैंने बताया था। रत्नावली लिखा था, नागानंद लिखा था, रत्नावली, नागानंद, और प्रियदर्शिका महाराजा हर्षवर्धन ने लिखा था, और बाण भट्ट ने हर्षचरित्र लिखा था। ये याद कर लेना बच्चों। निम्नलिखित में मध्यकाल यात्रियों उनके देशों के साथ ये बताना है, मिलान करना है कि कौन सा यात्री सही है। ठीक है, तो ये इब्न बतूता, ठीक है, तो इब्न बतूता है ना, ये मोरको यात्री था। ठीक है, ये पूछा जाता है। महमूद, ये देखो मार्क्स पोलो, ये ना सभी के ना क्रम के आधार पर बताना है। तो बच्चों ये है ना महमूद बली बालसी, एंटोनियो मोनेसेरेट और मार्क्स पोलो, ये ना कई एग्जामों में ना डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मार्क्स पोलो आपको पता है कहाँ का था बच्चों? इटली का था। मार्क्स पोलो कहाँ का था? इटली का था। मार्क्स पोलो कहाँ का रहेगा? इटली का रहेगा। कहाँ का रहेगा? इटली का रहेगा। तो और एंटोनियो मोनेसेरेट स्पेन का था, और महमूद वाली बकवी, ये देखो बल्ली बात तक की, ये बलक का रहेगा। तो मार्क्स पोलो इटली, तो पहले का 3 किस में है? पहले का 3 और दूसरे का 4 ईस्वी में है। तो ये आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपको याद करना ना, मार्क पोलो इटली का था, इब्न बतूता मोरको था, एंटोनियो मोनेसेरेट स्पेन का था, महमूद बली बात की बल्क का था। ये भी पूछा जाता है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? बिहार में रहेगा। और आचार्य चाणक्य जी यहाँ पर क्या करते थे बच्चों? पढ़ाया करते थे। ये बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ के ये आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। ये भी पूछा जाता है। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में ये पूछना चाहता है 4 मठ के संस्थापक कौन थे? आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों मठ की क्या की थी? स्थापना की थी। ये एग्जाम में बच्चों पेपर में पक्का पूछा जाता है। बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे चलते हैं बच्चों। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये बच्चों कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम नहीं है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी हो जाएगा। वैसे है ना इसका पूरा नाम बच्चों कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी था। ये ना मोहम्मद गोरी का सेनापति होता था। किसका सेनापति होता था बच्चों? ये मोहम्मद गोरी का सेनापति होता था। मोहम्मद गोरी का सेनापति होता था। मोहम्मद गोरी के बाद राजा बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन राजा बना था बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी के बाद कौन राजा बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना था। और बाद में ये कुतुबुद्दीन ऐबक के का सेनापति था। और इसने नालंदा के साथ है ना विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला दोनों को नष्ट किया था। नालंदा और विक्रमशिला दोनों को नष्ट किसने किया था? तो ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला दोनों को क्या कर दिया था बच्चों? नष्ट कर दिया था। आगे आता है 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। ये बच्चों अरबों को पराजित करने वाले शासक भी एक बार हरियाणा पुलिस के एग्जाम में भी बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आया था। जो प्रतिहार वंश के राजा थे ना, प्रतिहार वंश के राजा थे, मैंने बताया था इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा मिहिर भोज होता था। तो प्रतिहारों ने 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। और मैंने आपको बताया था 712 में एक अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। जो मध्यकालीन भारत का क्या बन जाता है? आपका क्वेश्चन बन जाता है सांची का महान स्तूप कहां पर है? ये तो बच्चों बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सांची का स्तूप है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है एमपी में। जो कौन सा रहेगा? सांची का स्तूप कहां पर रहेगा? मध्य प्रदेश में रहेगा। सांची का स्तूप कहां पर रहेगा? मध्य प्रदेश में रहेगा। ये एग्जाम में हिस्सा बनना ही बनना है ये क्वेश्चन एग्जाम का।
ईसा। सांची का स्तूप कहाँ पर रहेगा बच्चों? मध्य प्रदेश में। कौन सा स्तूप रहेगा? सांची का स्तूप रहेगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत बार पेपर में आ गया बच्चों। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये अनंत वर्मन, चौडांग देव, नरसिंह देव, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम देव ने। ये बच्चों एक बार सीपीओ के और एक बार ये ना सीडीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। तो इसका ना जो निर्माण है ना, आपको पता है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तंजौर वाले का राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहतेश्वर शिव मंदिर को समर्पित था ना। चोलों के देवता कौन होते थे? भगवान शिव होते थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो आपको पता है जयदेव की रचना का नाम क्या था? जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी। पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा ने लिखी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद के रचना कौन थे? जयदेव। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। तो ये बच्चों तोमर बहुत इंपॉर्टेंट है। तोमर वंश के शासकों ने ही ना बच्चों, आपको पता है कि तो जो सूरजकुंड के मंदिर का क्या करवाया था? सूरजपाल ने सूरजकुंड के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये भी बच्चों एग्जाम में पक्का आता है। तो इनकी प्राथमिक राजधानी कौन सी होती थी? दिल्ली होती थी। कौन सी होती थी बच्चों? दिल्ली होती थी। पाटलिपुत्र उदयन ने बसाया था। और तक्षशिला में चाणक्य जी पढ़ाया करते थे। कलकत्ता 1911 से पहले भारत की क्या होता था? राजधानी होता था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये है दीदा नाम की रानी, जो भारत के किस भाग में 980 से लेकर 1003 तक इन्होंने ना बच्चों बहुत एक लंबा संघर्ष भी लड़ा था। इसी संघर्ष से क्वेश्चन आता है। और संघर्ष के लिए कौन जाना जाता है बच्चों? हमारा कश्मीर जाना जाता है। तो ये याद करना, दीदा नाम की रानी जो भारत के कौन सी रानी थी बच्चों? दीदा नाम की रानी भारत के किस हिस्से में शासन करती थी? कश्मीर के। और इसने 980 से लेकर 1003 तक ईस्वी तक शासन किया था। कहाँ की रानी होती थी बच्चों? कश्मीर की रानी होती थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, कहाँ की रानी होती थी? कश्मीर की रानी होती थी। ठीक है, आगे ये पीडीएफ खुलेगी शायद। हाँ, आगे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज्यादा बच्चों यहीं से क्वेश्चन उठने हैं। और क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी उठेंगे। जितने भी क्वेश्चन उठे हैं ना एग्जामों में, टॉपिक वाइज तो वहां डाला हुआ है। और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की हम सीरीज पढ़ेंगे। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना का सेनापति का नाम बताइए। तो बच्चों ये सिंध को ना मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किसको हराया था बच्चों? सिंध के राजा दाहिर को हराया था। और बच्चों ये ना अल हजाज यानी इसका क्या होता था? जो मतलब वैसे तो ये चाचा कह लो और ये उसका दामाद भी होता था, यानी ससुर होता था मोहम्मद बिन कासिम का। तो 17 वर्ष की उम्र का एक युवा लड़का आया था और सिंध के राजा दाहिर को हराया था। और सिंध के राजा दाहिर की पत्नी ने सबसे पहले क्या किया था बच्चों? जोहर भी किया था। तो ये मध्यकालीन भारत की शुरुआत 712 में हो जाती है। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो महमूद गजनवी बच्चों गजनी का शासक होता था। और महमूद गजनवी ने ना बच्चों 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था बच्चों? 17 बार भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो ये किया था बच्चों मोहम्मद गोरी ने। तराइन का पहला युद्ध है ना 1191 ईस्वी में हुआ था। किसने जीता था? पृथ्वी राज चौहान ने जीता था। दूसरा किसने जीता था? मोहम्मद गोरी ने जीता था। और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी का राजा जयचंद के साथ, जिसमें राजा जयचंद की क्या हुई थी? हार हुई थी और मोहम्मद गोरी जीत गया था। और मोहम्मद गोरी का सेनापति ही था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की क्या की थी? स्थापना, जो 1526 तक चली थी। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे आता है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तो ये बच्चों तराइन के दूसरे युद्ध में हराया था। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में, अगर पूछ ले पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में हराया? तराइन के पहले युद्ध में।
किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो बच्चों तराइन की दूसरी लड़ाई ने ना मोहम्मद गोरी के लिए कौन सा क्षेत्र खोल दिया? दिल्ली क्षेत्र खोल दिया, क्योंकि तराइन की दूसरी लड़ाई में ना पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी? हार। और पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि पूछे तो कौन था? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई की रचना पूछे तो कौन सी हो जाएगी? पृथ्वीराज रास हो जाएगी। ठीक है। आगे आता है तराइन की दूसरे युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया। निम्नलिखित में किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो ये बच्चों कि निम्नलिखित में किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बघेल भीम प्रथम था। 1178 में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया ना, तो वहां का राजा भीम सेकंड था, तो बघेल भीम सेकंड ने हराया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, 1178 में हराया था, इसे भीम द्वितीय कहा जाता है। और 11 जैसे महमूद गजनवी ने ना 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया, तब वहां का शासक भीम प्रथम था, उसका ही कहते हैं ये मतलब उत्तराधिकारी तो नहीं कह सकते, बाद की पीढ़ियों में था, तो वो बघेल भीम था। और ये अपनी माँ के नेतृत्व में कहते हैं लड़ा था। किसके नेतृत्व में लड़ा था? अपनी माँ के नेतृत्व में लड़ा था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। डिजिटल में यही है बच्चों, चीजें आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया ना आपका बघेल भीम हो गया। निम्नलिखित में किसका मिलान सही किया गया है? हमें मिलान करना है बच्चों। सुल्तान महमूद, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो महमूद गजनबी ने किसको लूटा था? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। मोहम्मद ये जो मोहम्मद गोरी है ना, ठीक है, इसका भी बताएंगे आपको। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ठीक है, ये इसके टाइम में क्या हुआ था? आपने बंगाल विद्रोह के बारे में सुना होगा। मोहम्मद गोरी है ना, इसी के सेनापति ने ना इसके टाइम में क्या हुआ था? सबसे अलाउद्दीन खिलजी, ये है ना, इसमें पूछ रहा है मिलान सही किया गया, निम्नलिखित में किसका मिलान सही किया गया है? तो सुल्तान महमूद का मिलान सही किया गया, इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सिंध पर विजय है ना सबसे पहले किसने हासिल की थी? तो सिंध पर विजय सबसे पहले बच्चों किसने हासिल की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया, तो ये गोरी गलत हो जाएगा। बंगाल विद्रोह बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक के पिता नसीरुद्दीन तुगलक के टाइम में हुआ था। बंगाल विद्रोह को दबा कर आ रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे लकड़ी के महल में जला दिया था। और चंगेज खां का आक्रमण है ना, ये भारत पर ना बच्चों इल्तुतमिश के टाइम में चंगेज खान ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो ये सुल्तान महमूद इसका क्या हो जाएगा? एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों सारे के सारे। आगे है ना सबसे इंपॉर्टेंट है आज है ना लेक्चर है ना, बहुत हमें थोड़ा लंबा करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है बच्चों? क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ गया है अभी, और आपका ग्राम सचिव का एग्जाम है। तो ये कोई भी जिस एग्जाम में जीके आती है ना, उन सभी के लिए चाहे रेलवे इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे आता है दिल्ली सुल्तान का शासन कब से शुरू होता है? तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 में हुई थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली, ये किसका सेनापति होता था? मोहम्मद गोरी का सेनापति होता था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति होता था बच्चों? मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन होता था? कुतुबुद्दीन ऐबक होता था। आगे आता निम्नलिखित में किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो दिल्ली की सल्तनत पर राज बच्चों गुलाम वंश ने किया था। गुरुजी कब से कब तक? 1206 से लेकर 1290 तक किया था, गुलाम वंश ने किया था। खिलजी वंश इंपॉर्टेंट है, तो खिलजी वंश है ना बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। 1296 से लेकर 1320 तक रहा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने नींव रखी थी। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक रहा, तो गौरी वंश नहीं था। और ये दिल्ली सल्तनत में गौरी वंश नहीं था, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया? तो अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने ना अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल, जो आपका सीरी का किला और हौज ए खास, ये दिल्ली में बनवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने ना ये जो 56 कोट गेट का निर्माण करवाया था। और बलबन ने गुरुग्राम में गोपालगिरी का किला बनवाया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। निम्नलिखित का कालक्रम चुने।
ये पूछ रहा है सबसे पहले कौन सा वंश आया था, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक है। तुगलक के ये कालक्रम याद कर लेना बच्चों, तुगलक वंश का कालक्रम कब से कब तक है, 1320 से लेकर 1414 तक है। सैयद वंश का 1414 से लेकर 1451 तक है। और लोधी वंश का बच्चों 1451 से लेकर 1526 तक रहेगा। और खिलजी वंश का 1290 से लेकर ना, खिलजी वंश का कब तक रहेगा बच्चों, 1290 से लेकर 1320 तक रहेगा। तो ये बीच में बच्चों इलवारी वंश भी आ गया था। तो कालक्रम के अनुसार आपका ना 1290 वाला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों एक और एग्जाम का भी हिस्सा था। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जो 4 नंबर वाला है ना इलवारी, ये पहले के टाइम का वंश था। सबसे पहले इलवारी आएगा, इलवारी के बाद में खिलजी आएगा। तो पहले में इलवारी किस में है, तो इलवारी ये इलवारी आएगा, इलवारी के बाद में खिलजी आएगा, खिलजी के बाद में तुगलक आएगा, और तुगलक के बाद में सैयद आएगा, और सैयद के बाद में लोधी वंश आ जाएगा। तो इलवारी पुराने टाइम का वंश होता था। इलवरी तुरक आपने सुना होगा। आगे आता है किस शताब्दी में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। तो कुतुब मीनार का निर्माण बच्चों 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। और क्योंकि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बना था, राजा, और उसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार से संबंधित 4 राजा आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। इसकी नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। और इसके एक मंजिल पर बच्चों, चौथी मंजिल पर ना इस पर बिजली गिर गई, उसको ठीक करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। और ये किसकी याद में बनाया गया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी क्या रखी थी बच्चों, नींव रखी थी। आगे आता है कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया, तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा किया था बच्चों, इल्तुतमिश ने ना कुतुब मीनार का निर्माण क्या किया था बच्चों, पूरा किसने किया था, इल्तुतमिश ने इसका क्या किया था, निर्माण पूरा किया था। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री होता था। तो बलबन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बलबन है ना, ये कहते हैं इल्तुतमिश का भी क्या होता था, सेनापति होता था। यानी इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था ना, उसका भी क्या होता था, दास होता था। लेकिन ना बलबन कहते हैं बच्चों रजिया को मरवाने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था ना, उसमें भी क्या होता था, बलबन शामिल होता था। और बलबन ने ना बच्चों धोखे से ना अपने नसरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी की शादी कर दी और उसको राजा बना दिया। तो ये किसके यहाँ काम करता था, तो नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी की शादी किसने की थी, बलबन ने। और नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को 1249 में कौन सी उपाधि दी थी बच्चों, उल्लुक खां की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, उल्लुक खां की उपाधि दी थी। बलबन को ही ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का जनक कहा जाता है। आगे आता है निम्नलिखित में दिल्ली का पहला सुल्तान प्रभुता संपन्न सुल्तान कहा जाता है। तो ये बलबन कहा जाता है। और बलबन ने ही बच्चों कौन सी प्रणाली चलाई थी, बलबन ने ही ना सिजदा और पावोस प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है, सिजदा और पावोस। और फारसी और ईरानी त्योहार नवरोज इसने चलाया था। चालीसा का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। इसने तुर्गान ए चिलगानी का अंत कर दिया था जो इल्तुतमिश ने बनाया था। इसने खुद को नियामत ए खुदाई और जिल ए इलाही भी बलबन ने खुद को कहा था। तो ये संपूर्ण संपन्न राजा होता था। दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत का उदारक भी कहा जाता है। वैसे दिल्ली सल्तनत की ना स्थापना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने जरूर की, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन होता था, इल्तुतमिश होता था। ये क्वेश्चन भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो पहला संपूर्ण भूतव संपन्न ये पेपर में पूछने वाला था, उदारक राजा कौन होता था, इल्तुतमिश होता था। कौन होता था बच्चों, इल्तुतमिश। इसका क्या, दिल्ली सल्तनत का उदारक राजा कौन होता था, इल्तुतमिश। और बच्चों जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 8वां क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में कौन दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न राजा था। तो बच्चों ये बलबन से पहले भी प्रभुता संपन्न राजा था इल्तुतमिश। बलबन तो लास्ट राजा था।
तो ये दोबारा बता देता हूं बच्चों, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और यह तो कहता था मैं दास हूं, दास रहूंगा और दास मर जाऊंगा। तो पहला प्रभुता संपन्न राजा था इल्तुतमिश। क्यों था गुरुजी? क्योंकि इसने 1229 में ना बच्चों बगदाद के खलीफा से इसने कौन सी उपाधि ली थी? तो बगदाद के खलीफा से ना इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि ली थी, और इल्तुतमिश ने ना कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, चांदी का टक्का और तांबे का जीतल चलाया था। इल्तुतमिश पहला संपूर्णता संपन्न राजा था, और रजिया सुल्तान का पिता था। उदारक कौन था? तो उदारक भी किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। हालांकि अंतिम राजा जरूर इसका कौन होता था? तो अंतिम राजा है ना इसका शक्तिशाली, वो बलबन होता था। तो दिल्ली सल्तनत का उदारक इल्तुतमिश था। यह है नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला पहला राजा कौन था? तो दिल्ली को राजधानी है ना कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में राजधानी लाहौर थी। तो दिल्ली को इल्तुतमिश ने क्या बनाया था अपनी राजधानी? ये सीपीओ और सीडीएस दोनों के एग्जाम का क्वेश्चन था। तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी का किसको बनाया था? दिल्ली को बनाया था। इससे कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में लाहौर राजधानी हुआ करती थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों आगामी एग्जाम में। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? और चंगेज खान ने ना बच्चों इल्तुतमिश के शासनकाल में। और इल्तुतमिश ने बच्चों इतना दिमाग लगाया कि चंगेज खान को ना आगे बढ़ने से रोक दिया, क्योंकि ना इस शासक ने ना क्या किया था? जलालुद्दीन ने ना क्या किया था? इल्तुतमिश से मदद मांगी थी, इसने मदद देने से क्या कर दिया? इनकार। अगर ये मदद कर देता तो चंगेज खान भारत को हानि पहुंचा सकता था। इसकी समझबूझ ने ना चंगेज खान के आक्रमण से भारत को बचा लिया था। ये कहते हैं निम्नलिखित में किसको शक्तिशाली नोबलों का एक समूह चिलगानी का विनाश करने का श्रेय जाता है? तो चिलगानी का संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश है, यानी ये किसको कहा जाता है? चालीसा। तो चालीसा का संस्थापक तो इल्तुतमिश था, और विनाश करने का श्रेय बलबन को जाता है, और बलबन खुद चालीसा का क्या होता था? एक सदस्य होता था। आगे आता है फारसी त्योहार नवरोज किसने शुरू किया था? ये बलबन ने शुरू किया था। फारसी आए या ईरानी त्योहार बलबन ने शुरू किया था। और ये आए ना नवरोज कब होता था बच्चों? जब फसल पक कर कटने को तैयार हो जाती थी ना, तो कौन सा त्योहार मनाया जाता था? नवरोज त्योहार मनाया जाता था। जब फसल पक कर कट कर तैयार हो जाए तब नवरोज त्योहार मनाया जाता था। आगे आता चिलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन सा था? तो बलबन ने इनका क्या किया था? भंग किया था। और बलबन ही बच्चों किसका एक सदस्य होता था? चालीसा का। बलबन भी क्या होता था? एक सदस्य होता था। और इसी ने ना चालीसा को क्या कर दिया था बच्चों? नष्ट कर दिया था। आगे आता है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान बच्चों अल्तमश या इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान कब से लेकर कब तक रानी रही थी? तो रजिया सुल्तान बच्चों 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान क्या रही थी? रानी रही थी। और बच्चों रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखूर का पद याकूत को दे दिया था, और अल्तुनिया से इसने क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। तो अल्तमश की बेटी थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की बच्चों चाहे प्रथम महिला शासिका पूछे चाहे अंतिम महिला शासिका पूछे तो कौन होती थी? रजिया सुल्तान होती थी। ये कहते हैं वे दो वंश कौन से थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो गुलाम वंश ने ना खिलजी वंश से पहले शासन किया था, और खिलजी वंश के तुरंत बाद कौन सा आया था? तुगलक आया था। तो गुलाम और तथा तुगलक हो जाएगा। गुलाम वंश है ना खिलजी वंश से पहले गुलाम था, और बाद में कौन सा वंश आया था? तुगलक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और तुगलक वंश का संस्थापक नसीरुद्दीन तुगलक था, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता था। और आपका खिलजी वंश का संस्थापक कौन होता था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता था। आगे आता है दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे ना, ये एक बार बच्चों ये क्वेश्चन और एग्जाम में भी आया था। ये सीपीओ और सीडीएस के एग्जाम का ये
ये दोनों के एग्जाम का हिस्सा था। तो दिल्ली के एक जो खिलजी सुल्तान है ना बच्चों, आपको पता है तुर्क थे, और ये लोधी वंश वाले अफगान थे। बाबर भी क्या था, अफगान। तो ये बच्चों खिलजी वंश वाले क्या थे, तुर्क हुआ करते थे। आगे आता है स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी किसने घोषित किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ही बच्चों बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना गया था। और इसने कम तोलने पर बच्चों ये क्या काट देता था, मांस काट देता था। कम तोलने पर ना ये अलाउद्दीन खिलजी क्या काट देता था बच्चों, मांस काट दिया करता था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का बच्चों हिस्सा होता है। कौन कम तोलने पर मांस काटता था, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही बच्चों दक्षिण भेजिए के लिए किसको भेजा था, मलिक काफूर को भेजा था। आगे आता है सल्तनत वंश का विशालतम स्थायी सेना किसके पास थी। ये बच्चों जीके भाई प्रदीप सर की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, एंशिएंट मिडवल में ये पहले पढ़ाया हुआ और अब क्वेश्चन लगा कर देखो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दुरीना पर मैंने मात्र 399 रुपए में कोर्स स्टार्ट कर रखा है बच्चों। उसमें कंप्लीट एंशिएंट, कंप्लीट मिडवल, कंप्लीट मॉडर्न पॉलिटी, ज्योग्राफी और कंप्लीट अपडेटेड हरियाणा जीके है 399। और कोई ओनली हरियाणा जीके का कोर्स लेना चाहता है तो मात्र 250 रुपए में ले सकता है। तो वहां पर ये सारी चीजें मिल जाएगी, डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। सल्तनत वंश की विशालतम सेना किसके पास थी, अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। दक्षिण विजय मिशन की मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था, तो ये बच्चों मलिक काफूर को सौंपा था। किसको सौंपा था, मलिक काफूर को। बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन जाना गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी है ना बच्चों। अलाउद्दीन खिलजी किसके लिए जाना गया था, कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना गया था। वह सुल्तान कौन सा था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। इसने खुद को खलीफा घोषित कर लिया था। ये वही राजा है बच्चों जो नगन, ये हाँ वह खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो बच्चों ये सबसे पहले ना खलीफा के अधिकार को मानने से ना क्या कर, ये अलाउद्दीन खिलजी ने मानने से इनकार कर दिया, जबकि मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। ये पहले पूछना चाहता है वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। तो मानने से तो इनकार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और खुद को खलीफा घोषित किसने किया था, तो खुद को खलीफा बच्चों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित कर लिया था। खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार अलाउद्दीन खिलजी ने घोषित किया था, खुद को खलीफा के अधिकार से बाहर बताया था। यह है निम्नलिखित में किसे भारत का तोता कहा जाता है बच्चों, अमीर खुसरो को ना तोता ए हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। तो चाहे तोता ए हिंद आए या भारत का तोता किसे कहा जाता है बच्चों, अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसके बचपन का नाम मोहम्मद हसन था। सितार का आविष्कार इन्होंने ही किया था। और बच्चों लैला मजनू तुगलकनामा इनकी प्रसिद्ध रचना होती थी। 8 राजाओं के यहाँ इन्होंने काम किया था। ये कहते हैं ना बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक सभी सुल्तानों के संरक्षण में कौन रहता था, तो अमीर खुसरो रहता था। ये किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, वह विकसित था, वह व्यापारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया था। बच्चों असफल उसने ना, ये वैसे तो है ना बच्चों, मतलब ये अपनी नीतियों के कारण ना इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि इसने ना ये व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ये इसके मतलब ये ना राजनीति पॉलिटिक्स नहीं जानता था। ये वैसे है ना सोच अच्छी रखता था। इसने दिल्ली से देवनागरी राजधानी स्थापित कर ली और रास्ते में अकाल पड़ गया। इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि उस टाइम की जिस टाइम अकाल पड़ गया। ये खुरासान और कारचिल को जीतना चाहता था, वहां भाइयों में समझौता हो गया, योजना असफल हो गई। और इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, लोगों ने नकली बनानी शुरू कर दी। तो ये क्या था, व्यवहारिक राजनेता नहीं था। आगे आता है वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की, उसके समीप स्थित कौन सा था, तो दौलताबाद बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो औरंगाबाद, यहाँ पर ना जैसे औरंगजेब का मकबरा भी है ना, दौलताबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो ये कहाँ किसके निकट है, औरंगाबाद के निकट है। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चमड़े की मुद्रा भी किसने चलाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े की मुद्रा भी चलाई थी। ये पेपर में बात बहुत बार पूछा गया था, चमड़े की मुद्रा भी किसने चलाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और चांदी की कमी देखते हुए ना इसने बच्चों सिक्के चलाए थे, क्योंकि विश्व स्तर पर चांदी की क्या आ रही थी, कमी आती, तो तांबे के बीच ने क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। लेकिन लोगों ने घरों पर
ये कहते हैं ना मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया किसने शुरू किया था, तो बच्चों फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहले बताता हूँ, जजिया को भारत लेकर आया था मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम 712 में। उन्होंने दिहरम नामक सिक्के भी चलाए थे। रजिया को बड़े स्तर पर लागू किया फिरोज शाह तुगलक ने, और जजिया को 1564 में अकबर ने बंद कर दिया था, और 1679 में औरंगजेब ने बच्चों इसे दोबारा शुरू किया, और 1719-20 में जजिया पर पूर्णतः किसने प्रतिबंध लगा दिया था, तो पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था ये जो मोहम्मद शाह रंगीला ने प्रतिबंध लगा दिया था। आज क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, बच्चों को लग रहा है आज सर मतलब जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों, ग्राम सचिव और दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकट है, तो थोड़ा हमें स्पीड से सिलेबस को करना होगा, तो ये याद कर लेना। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान से क्वेश्चन पक्का आता है बच्चों। ये है ना सबसे पहले ना मोहम्मद बिन तुगलक ने ना सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। हालांकि इसने काम बहुत अच्छे किए थे, लेकिन ना फिर भी बच्चों कहते हैं ना जब इंसान का वक्त अच्छा नहीं होता ना, तो ऊंट चढ़े को कुत्ता खा जाता है। वही वाली बात है, समय जब मुंह फेर लेता है तो कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले प्रयास किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास किया था। आगे चलते हैं बच्चों, इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो ये बच्चों मोरको यात्री होता था, और ये ना मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में 1333 ईस्वी में भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे ना भेज दिया था, चीन भेज दिया था 1342 में राजदूत बनाकर। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। और मोहम्मद बिन तुगलक है ना इसके टाइम में 1336 में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने ना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसका सबसे शक्तिशाली राजा कृष्ण देव राय होता था। कौन होता था बच्चों, विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन होता था, कृष्ण देव राय। विजयनगर साम्राज्य का क्या होता था, सबसे शक्तिशाली राजा होता था। और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। ये पेपर में बच्चों पूछा गया था। आगे आता है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंत उसका पुनर्निर्माण किया गया था। तो कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, मैंने आपको बता दिया, करवाया था। कुतुब निर्माण की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। पूरा इल्तुतमिश ने करवाया, और फिरोज शाह तुगलक ने इस पर बिजली गिरने के बाद इसको ठीक करवाया। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी, तो उत्तर भारत में ना फिरोज शाह तुगलक ने ना उत्तर भारत में कई शहरों की क्या की थी, स्थापना की थी। 300 प्लस है। ये भी आता है बच्चों, फिरोज शाह तुगलक ने कितने शहर बसाए थे, तो 300 प्लस शहर बसाए थे। इसलिए इसको नहर निर्माता और क्या कहा जाता है, नगर निर्माता। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत में शासन किया था, तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो सबसे कम है ना खिलजी वंश का शासनकाल कम था, और सबसे ज्यादा लोधी वंश के शासक है ना, इसका एक राजा होता था बच्चों, उसने ना लोधी वंश का शासक था बहलोल लोधी, उसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। लेकिन ना अगर आपसे क्वेश्चन आए ना सबसे अधिक समय तक शासन किन शासकों ने किया, तब तुगलक वंश के शासकों ने है, क्योंकि तुगलक वंश के शासकों का शासन कब से कब तक है। खिलजी वंश का तो बता देता हूं 1296 से 1320 तक है। तुगलक वंश का 1320 से 1414 तक है। लोधी वंश का जो 1451 से 1526 तक रहेगा, और दास वंश का 1206 से 1290। तो सबसे ज्यादा तो तुगलक वंश का है। अगर कोई राजा पूछे ना, तो बच्चों ये लोधी वंश का राजा होगा, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी, बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी का शासनकाल सबसे लंबा था, 1451 से 1489। लेकिन वंश पूछे तो कौन सा वंश हो जाएगा बच्चों, आपका तुगलक वंश हो जाएगा। कौन सा वंश हो जाएगा, तुगलक वंश। आगे आता है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रम के अनुसार जचाइए, यानी कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले गुलाम वंश आया था।
1206 से लेकर 1290 तक आया था गुरुजी। और उसके बाद खिलजी आया था 1290 से लेकर 1320 तक आया, 2 लग गए। फिर तुगलक आया था 1320 से 1414, और फिर आ गया आपका सैयद 1414 से 1451। तो गुलाम पहले पे, खिलजी दूसरे पे, तो गुलाम चौथा, और चौथे के बाद में पहला, चौथा पहला 2 में है, ठीक है। और फिर है ना तुगलक के गुलाम हो गया, खिलजी हो गया, खिलजी के बाद आएगा तुगलक, फिर दूसरा, तो दूसरा केवल इसमें है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार टेन्योर याद होंगे ना तो आप इजीली कर सकते हो। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो तुगलक वंश के बाद बच्चों तुगलक वंश है ना 1414 तक रहा था। तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा वंश आया था? तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुई, 1414 तक रहा था। फिर सैयद वंश आया था, सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी 1451 में। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब तक था, कब समाप्त हुआ? तो 1206 में शुरू हुआ और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के साथ दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश था। 1526 के पानीपत की लड़ाई में बहलोद, ये जो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? शम्स-ए फिरोज आसिफ, तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, तारीख मोहम्मदी, अमीर खुसरो, तबकात ए नासिरी, इब्न बतूता, फतवा ए जहांगीरी। ये कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है। ये बच्चों 2-3 एग्जामों का क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें ना सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है ये शम्स-ए सिराज आफिफ है ना, इसने तारीख ए क्या लिखी थी? फिरोज शाही लिखी थी। ये बच्चों फतुहात ए फिरोज शाही है ना, ये किसने लिखी थी? फतुहात ए फिरोज शाही खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। तो कौन सा सुमेलित है? शम्स-ए सिराज। तो बच्चों इसने क्या लिखी थी? तारीख ए फिरोज सुमेलित रहेगा। ये भी बच्चों एग्जाम में ना कई क्वेश्चन आ जाते हैं, सही सुमेलित है ना शम्स-ए सिराज आसिफ, ये तारीख ए फिरोज। जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी लिखी थी? फतवा ए जहादारी, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे ये पूछ लेगा इब्न बतूता, इसने फतवा ए जहांदारी लिखी थी। फतवा ए जहांदारी किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। फतवा ए जहांदारी किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। अमीर खुसरो है ना बच्चों, ये वैसे तो कई चीजों के राइटर है। और तबकात ए नासिरी किसने लिखी थी? तबकात ए नासिरी अमीर खुसरो ने लिखी थी। जियाउद्दीन बर्नी ने, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछ रहा निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। तो कौन सा सुमेलित रहेगा? तो बच्चों इसमें शम्स-ए सिराज आसिफ, तारीख ए फिरोज शाही, ये हो जाए। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या, ये शम्स-ए सिराज, ये तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। फतवा ए जहांगीरी अमीर खुसरो ने लिखी थी। तुगलकनामा भी लिखी थी। इब्न बतूता ने किताब उल रहला लिखी थी। तो इब्न, ये ना गलत आंसर, इब्न बतूता ने क्या लिखी थी? किताब उल रहला। थोड़ा थोड़ा इनकी रचना बता देता हूँ। इब्न बतूता ने लिखी थी किताब उल रहला, किताब उल रहेला लिखी थी। और अमीर खुसरो ने कौन सी लिखी थी? लैला मजनू लिखी थी। और तुगलकनामा लिखी थी। जियाउद्दीन बर्नी की भी आपसे आ सकती है बच्चों। जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहांगीरी लिखी थी। फतवा ए जहांगीरी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। और शम्स-ए सिराज आसिफ, ये तारीख है फिरोज शाही लिखी थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम में बन जाते हैं। आगे आता है निम्नलिखित में मिलान कीजिए। तुगलकाबाद किला, लाल किला दिल्ली का, हौज ए खास, द सिटी ऑफ सीरी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है। लाल किला दिल्ली का निर्माण आपको पता है शाहजहां ने करवाया था। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी का रहेगा। सिटी ऑफ ये फिरोज शाह तुगलक का। तो आप इजीली बच्चों फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन है ना बच्चों बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत से एग्जामों में जब क्वेश्चन आए ना, तो तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक, लाल किला शाहजहां, हौज खास इंपॉर्टेंट है बच्चों। हौज ए खास ये एग्जाम में पक्का आ जाता है। तो ये याद कर लेना बच्चों। अगर 2 ही ऑप्शन ध्यान है ना, तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक, लाल किला शाहजहां, तो अपने आप ही क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। कई कई बार है ना क्वेश्चन बच्चों हमें चौथे तक जाना पड़ता है, अदरवाइज 2 में सोल्व हो जाता है। आगे आता है सल्तनत काल में निम्नलिखित में
किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? सल्तनत काल में ना बच्चों स्थापत्य कला की उत्पत्ति सबसे ज्यादा हुई थी, क्योंकि इसमें ना वैसे तो सल्तनत काल में ना ये भी पूछा जाता है बच्चों, सबसे ज्यादा है ना चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासन काल को कहा जाता है, लेकिन ना सल्तनत काल में सबसे ज्यादा स्थापत्य कला, क्योंकि शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा गया था। तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली पुलिस और ग्राम सचिव के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं तो कहता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये सूफी परंपरा है ना, कुछ हमने सूफी परंपरा से भी क्वेश्चन उठाए हैं, अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चन उठाए हुए हैं। सबसे ज्यादा है ना बच्चों सूफी परंपरा में पीर, ये क्वेश्चन आ चुका है दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए बच्चों। दिल्ली सल्तनत आपको कंप्लीट है ना, वैसे तो वैसे कंप्लीट करवाया था, और ये सिलसिलेवार तरीके से मैंने क्या करवा दिया है बच्चों, कंप्लीट करवा दिया है। तो सूफी का क्या होता है? सूफी परंपरा में पीर का अर्थ है सूफियों का गुरु। तो बच्चों सूफी परंपरा में ना पीर को क्या कहा जाता है? जो सूफियों का गुरु होता है उसे क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बच्चों बनेगा, सूफी परंपरा पे पीर से क्या आशय है? तो जो सूफियों का गुरु होता है ना उसे क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से आरंभ हुआ था? आपने सुना होगा बच्चों, जो ये ना फारस पर्सिया से सूफी आंदोलन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, फारस पर्सिया से ना सूफी आंदोलन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी बच्चों। सूफी आंदोलन है ना ये धीरे धीरे फैला था, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? फारस पर्सिया से। एक एग्जाम में और क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे आता है बच्चों सूफी सूफी आदेशों को क्या कहा जाता था? सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता था? तो सूफी आदेशों को बच्चों सिलसिला कहा जाता था। सूफी आदेशों को सिलसिला कहा जाता था। ये कहाँ से आए थे? पारस पर्सिया से आए थे। और सूफी आंदोलन में ना सबसे इंपॉर्टेंट है पीर का अर्थ क्या होता था? तो सूफियों के गुरु को क्या कहा जाता था? पीर कहा जाता था। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था, और ये क्या था? अमीर खुसरो बच्चों ये फारसी हिंदी का लेखक, विद्वान, इतिहासकार, सूफी संत। तो अमीर खुसरो में बच्चों क्या थी? ये सभी की सभी क्वालिटियां थी। इसके बचपन का नाम क्या होता था? मोहम्मद हसन होता था। ये एक पेपर में पूछा जाता है। इसमें क्या होती थी बच्चों? सारी की सारी क्वालिटियां किस में होती थी? अमीर खुसरो में कौन कौन सी क्वालिटियां होती थी? सारी की सारी क्वालिटियां किस में होती थी बच्चों? अमीर खुसरो में होती थी। ठीक है, ये तो दिल्ली सल्तनत वाला हो गया ना, पीडीएफ मिसमैच हो रही है शायद। ठीक है, सूफी परंपरा में। ठीक है, ये 4 तक ही है क्या? तो ये अमीर खुसरो है ना, इसमें क्या था? उपर्युक्त सभी में अमीर खुसरो का नाम आता था। ठीक है, तो अमीर खुसरो है ना बच्चों, इसे मोहम्मद सूफी परंपरा, ये मेरे हिसाब से ये पीडीएफ रहेगी आपकी सही। ठीक है, ये भी ऑफ है पीडीएफ। चलो एक सूफी आंदोलन की बच्चों एक वीडियो और बना दूंगा। ये हमने ना आज की जो वीडियो थी ना बच्चों, ये मास्टर वीडियो थी, जिसमें पूरा का पूरा वैसे तो दिल्ली सल्तनत में से पहले आपको करवा ही रखी है, और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज में करवा दी, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए किस लेवल के आजकल क्वेश्चन आते हैं। तो ये ना ग्राम सचिव का एग्जाम, दिल्ली पुलिस का एग्जाम, उनके लिए ना ये वीडियो मास्टर वीडियो रहने वाली है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो है ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और अच्छी वीडियो लगे ना तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। और दिल्ली पुलिस का और ग्राम सचिव का जो एग्जाम देने जाएंगे ना, उनको मैं पूरे परमात्मा से प्रे करता हूं कि वो जॉब लग जाए। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।